प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का 2022 का एक नया सेट लेकर हाजिर हुए हैं। और ये दोस्तों सेट 2022 में आया हुआ था और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं इस पेपर्स का। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके डिमांड पर, आपके फ़ोन कॉल पर मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स का नाम है अग्नि कोर्स। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स में क्या है, 4 साल के अनसाल पेपर्स का सॉल्यूशन मात्र 101 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आपको कुल मिला के 30 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने रुपए? 30 रुपये एक सेट। कोई एक सब्जेक्ट, उसमें लगभग 20 सेट मिलेंगे। ठीक है ना। और 5 सब्जेक्ट लेंगे तो 101 रुपये देने पड़ेंगे। 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी पे आपको गूगल पे या पेटीएम करने के बाद इसी पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। लगभग 5 सब्जेक्टों के 90 PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो बच्चे एग्ज़ाम में 90% फोड़ना चाहते हैं वो इसके कोर्स को परचेज करके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड का कहना है कि अगर हम 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 70% के ऊपर क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर से आते हैं। ठीक है, और 10% क्वेश्चन वो आपके नए बनते हैं। तो सभी बच्चे जिनको अच्छा नंबर ले आना है वो इस कोर्स को परचेज करके, अभी बहुत समय है आपके लिए, अच्छा खासा आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कॉपी को देखते हैं। ये कॉपी बोर्ड कॉपी है, यही कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी और इसी में हम लोग को एग्ज़ाम देना है। क्या कुछ कैसे भरना है यहाँ देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है 10 अंक का। ठीक है, रोल नंबर भरने के बाद यहाँ पे अंकों में लिखना होता है, यहाँ पे शब्दों में लिखना होता है। फिर यहाँ विषय डालते हैं, यहाँ प्रश्न पत्र का मतलब हर पेपर में केवल एक ही पेपर होता है हर सब्जेक्ट में, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखिए हर पेपर का एक संकेतांक होता है। जैसे ये है जीएन रसायन विज्ञान का पेपर और इसका जो संकेतांक है प्यारे बच्चों वो ये है, देख रहे हैं ना, वो ये है 347 GN और ये 347 GH है। ठीक, तो ये वाला जो संकेतांक है यहीं बॉक्स में भरा जाएगा। परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे डाल देंगे। परीक्षा तिथि पाली यहाँ पे होगी, परीक्षा तिथि डालेंगे डैश करके। पाली आप द्वितीय पाली में होती है आपकी परीक्षा, द्वितीय पाली में लिखेंगे। केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक, ये तो रहे आपके कॉपी भरने का ऊपर वाला 10 अंक का तरीका। अब बात कर लेते हैं आपके पूरे पेपर्स के सॉल्यूशन की। तो पूरे पेपर्स में ये पहला प्रश्न है, प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणुओं की संख्या होती है। अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका क्या होती है? अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका। ठीक है, देखो ये मैंने प्रश्न भी लिखा है इसमें। एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं उतारने हैं, केवल उत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर का जो सही होगा उसी को लिख देंगे। ठीक, इतना बखेड़ा नहीं करना है क्योंकि आपके पास उत्तर देने के लिए समय दिए जाते हैं 3 घंटे 15 मिनट के, आपको प्रश्न लिखने के लिए समय नहीं दिए जाते हैं। ठीक, दूसरा जो प्रश्न है वो ये है हमारा 400 मिलीलीटर। देखिए ये दूसरा प्रश्न है, 400 मिलीलीटर विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलीन है। विलयन की मोलरता कितनी है? तो याद रखना दोस्तों, विलयन की मोलरता होती है 0.437 मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? ग नंबर देखिए, प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक की इकाई। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक की इकाई होता है S पे पावर
-1। ठीक, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, क्या बना, बेंजोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल बनाता है। ठीक है ना। अंगा देखिए, R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CH प्लस KOH अपक्रिया कहलाता है। ये कौन सा अपक्रिया कहलाता है दोस्तों, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाता है। कौन सा, कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है। अब देखिए RNA में उपस्थित क्षारक, RNA में उपस्थित क्षारक क्या होता है दोस्तों, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये RNA में उपस्थित क्षारक होते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए अगला है सिल्वर CCP जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना परमाणु द्रव्यमान 107.9 U। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आपको देखने को मिलेगा 2019 के पेपर में। ठीक है, 2021 के पेपर में और लगातार 2022 के में भी आ गया है। ठीक, जो मैं कोर्स दूंगा 101 रुपये में लगभग 90 PDF 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन मिलेगा दोस्तों, और एक आपको लगभग गेस्ट पेपर टाइप मिलेगा जो कि यूपी बोर्ड लॉन्च करता है। तो अगर हमारे इतने पेपर जो कोर्स देंगे, अगर उन सभी को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए ये जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक, तो इसमें सिल्वर CCP जालक के प्रति एकक कोशिका में चांदी परमाणुओं की संख्या, चांदी के परमाणु की संख्या कितनी दी गई है, 4 दी गई है। ठीक है। फिर एकक कोशिका की कोर की लंबाई, ये देखो कोर की लंबाई दिया है 408.6 pm और इसे बदलेंगे पिकोमीटर में है, तो पिकोमीटर को मीटर में बदलने 10⁻⁻12 से गुणा करते हैं, तो ये पिकोमीटर को मीटर में बदल दिया। फिर देखो आगे इन्होंने क्या करा, आगे इन्होंने करा कि चांदी का परमाणुविक द्रव्यमान m बराबर इतना ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं, मोल इनवर्स भी लिख सकते हो। एकक कोशिका में चांदी का घनत्व P बराबर Zm/A³ Na, जहाँ Na अवोगाद्रो संख्या इतना है, और रो बराबर वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे तो रो बराबर आ जाएगा 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम इंटू सेंटीमीटर पावर -1। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत धाकर प्रश्न है प्यारे बच्चों। दूसरे का ख, पेपर को पलटते हैं और दूसरे का ख देख लेते हैं। देखो दूसरे का ख क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजक लिखना है। ये देखो प्रश्न जो भी मैंने पढ़ा यहाँ पे लिखे हैं, इसका उत्तर यहाँ देखो। ये क्वेश्चन ना, ये तो अब क्या बताएं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये ना ये लगभग 19 में भी आया है, ठीक 18 में भी आया है, तो इस बार भी आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए सभी बच्चे पढ़ें। देखो व्यंजक पूछ रहा था कि किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे विलायक के वाष्प दाब का अपक्षय मनन कहते हैं। P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N/N+N। ठीक है, अब देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो ये देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है जरा समझिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए 1 मोलर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के जलीय विलयन में एक प्लेटिनम धातु की प्लेट जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है लटका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटम ताप पर हाइड्रोजन गैस के विलयन प्रवाहित कराते हैं। तो ये रहा हमारे हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर लेते हैं घ नंबर की। घ नंबर क्या है, विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। तो प्यारे बच्चों विद्युत अपोहन की उपयोगिता क्या है जरा समझिए। देखिए यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थ के अणु
आयन चर्मपत्र झिल्ली में से सरलतापूर्वक विसरित हो जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसमें से विसरित नहीं हो पाते या कठिनाई से विसरित होते हैं। चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक्कृत करने की विधि अपोहन कहते हैं। चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने में अपोहन का उपयोग किया जाता है। अब तीसरे का क। तीसरे का क क्या है प्यारे बच्चों? स्टाइकियोमेट्री दोष को सचित्र वर्णन करिए। देखिए ये है हमारा स्टाइकियोमेट्री दोष का सचित्र वर्णन। बिंदु दोष जिन्हें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री संरक्षित रहती है। साटकी दोष और फ्रैंकल दोष स्टाइकियोमेट्री दोष है। ठीक है, फ्रैंकल दोष क्या है? यह दोष आयनों प्राय धनायनों की अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थानों को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है तथा ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफ़ी अधिक होता है। ठीक, ये हमारा फ्रैंकल दोष। ठीक है ना। अब साटकी दोष क्या है दोस्तों? तो यह दोष जालक में समान संख्या में धनायनों एवं ऋणायनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। साटकी दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें जरा ध्यान देना, क्रिस्टल संरचना की समन्वयता संख्या का मान अधिक होता है तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। ये हमारा साटकी दोष। ठीक, अब आ जाते हैं हम तीसरे के ख में। तन तथा सांद नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समय लिखिए। ठीक, तो अब देखिए तन नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया कराने पर 3 कॉपर प्लस HNO3 एरोमार 3Cu NO3 ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। और यहाँ पर दोस्तों सांद नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया कराने पर इन कॉपर और ये जब मिलाएंगे तो ये इतना बन जाएगा। ठीक, अब देखिए एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। यानी ये आपके तीसरे का ग है। एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता समझाइए। तो दोस्तों लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो कि केंद्रीय धातु आयनों को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोज आबंध बनाता है। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है जैसे Cl, H2S या NS3 तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। ठीक, अब देखिए घ नंबर दोस्तों, घर क्या है जरा ध्यान देना। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखो ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ठीक, इसलिए इसका संरचना जरा ध्यान देना। देखो C डबल बॉन्ड O यानी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और इसी कार्बन सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है। और यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में जो कार्बन है हमारा एक हाइड्रोजन से जुड़ा है एक ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ना इसी हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से यही प्रोसेस यहाँ तक होता है। लास्ट में कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। फिर देखो फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोस है, इसलिए इसकी संरचना इतनी बनती है क्योंकि ये कौन से हैं? ये आपके कीटोहेक्सोस हैं। अब देखिए चौथे का क क्या होता है जरा ध्यान देना। एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। इसकी निम्नलिखित अभिक्रिया के मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया है, इसकी गणना कर। चौथे का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई सेल 1.1 वोल्ट है। मानक गिब्स ऊर्जा इतना डिग्री है, इसको यही निकालना है। ठीक है ना। तो डेल्टा G डिग्री बराबर -NF इतना सेल
और इसकी वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा गिब्स ऊर्जा की गणना। ठीक, फिर देखिए चौथे का ख। चौथे के ख में निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। तो यहाँ पे दो देखो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले तो वैद्युत कण संचलन पर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, वैद्युत कण संचलन क्या है? कोलाइडी विलयनों में विद्युत प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण क्या है? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने पर कोलाइडी कण परस्पर मिलकर अवक्षेप बना लेते हैं। यह घटना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सॉल में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण परस्पर मिलकर आर्सेनिक सल्फाइड के अवक्षेप बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए घ। यहाँ पे चौथे का घ है, ज़रा ध्यान देना। ग्लूकोज की स्कंदन भी हो गया। अब बात कर लेते हैं घ नंबर। ग्लूकोज की निम्नलिखित सब क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी NH2OH और HCN। देखो NH2OH से कराएंगे तो ये बनेगा अभिक्रिया, और HCN से कराएंगे इसका तो ये बनेगा। ठीक, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। परासरण। परासरण प्यारे बच्चों, परासरण दाब को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी IMP वाला प्रश्न है, ये लगभग हर साल पूछ लेता है प्यारे बच्चों किसी न किसी। देखो 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में से किसी न किसी में ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आप इलाहाबाद बोर्ड के हैं, मतलब इलाहाबाद के हैं प्रयागराज के, तो और अब प्रयागराज छोड़ के कहीं पर भी हों आप, ये आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए परासरण दाब क्या? परासरण की क्रिया रोकने के लिए विलयन में लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी अगर हम परासरण को जो है रोकना चाहते हैं तो विलयन पर लगाया गया जो आवश्यक अतिरिक्त दाब होता है, उसी दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। अब परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, देखो संबंध क्या है? पाई बराबर CRT, और दोनों पक्षों में यहाँ पे पाई V बराबर गुणा करेंगे, पाई बराबर NRT और WB/MB और RT हो जाएगा, यानी N की वैल्यू ये हो गई। जहाँ C मोलरता है, N विलय के मोलों की संख्या है, WB विलयन का द्रव्यमान, MB क्या है? NB क्या? विलयन के मोलों के द्रव्यमान। अब आ जाते हैं ख नंबर में। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार आप प्रथम कोट अपक्रिया जरूर पढ़ के जाइएगा। शून्य कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, शून्य कोट क्रिया वह क्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता सूक्ष्म घात के समानुपाती होता है, सूक्ष्म कोट अपक्रिया कहलाती है ना। शून्य कोट अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए मोलर प्रति लीटर प्रति समय व्यंजक है। ठीक, यहाँ पर देखिए अपक्रिया की दर डैश उत्पाद, ठीक इतना है, अपक्रिया की दर ये होगी। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आगे देखिए, और यहाँ पर भी लिखा गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये अपक्रिया का दर है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस यही थ्योरेटिकल पॉइंट। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें कोई दम नहीं है खास। ओके, तो अब आ जाते हैं 5वें का ग। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो देखो संक्रमण तत्व क्या है? लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। अधिकांश तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f कोश में प्रवेश करता है, अतः इन तत्वों का सैद्धांतिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe4f 5d1 6s2 प्रकार का होता है। ओके, अब आगे देखिए, चूंकि 4 उपकोष की ऊर्जा 5d उपकोष की ऊर्जा के काफ़ी निकट है, अतः यह निभेद करना कठिन होता है कि इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। 5d उपकोष में यही कारण है कि इसके प्रगुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अवलोकित विन्यासों से भिन्न होते हैं
अवलोकित विन्यास मुख्यतः अक्सई 4f+1 6s2 प्रकार के होते हैं। एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉन विन्यासों इतना इतना के, ठीक है ना, विन्यासों में ये सूत्र लगा है यहाँ पे, अपवाद थोरियम को छोड़कर। अब आ जाते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो ये रहा आपके परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसी में प्यारे बच्चों यहाँ तक उत्प्रेरक गुण क्या है इसी में, तो देखो संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं। यह गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता एवं उनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकता के कारण होता है। ठीक, आगे देखिए रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रकृति क्या होती है, तो संक्रमण तत्वों में d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक कहलाते हैं। अब आ जाते हैं पांचवें का घ में। पांचवें का घ क्या है, उपसंयोज यौगिकों में वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उपसंयोज वर्जन सिद्धांत, देखो उपसहसंयोजक यौगिकों के गुण की व्याख्या करने के लिए सल्फेट वर्णन ने सन 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो निम्न है प्यारे बच्चों। जो निम्न है वो क्या है, उपसंयोजक यौगिकों केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। ये यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकताओं और द्वितीयक संयोजकताएं दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। और इसमें जो अगला है, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयोजकता उपसंयोजी संख्या निश्चित होती है। चौथा नंबर, धातु की द्वितीयक संयोजकताओं की धातु की चारों त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित करते हैं। अब देखिए आगे, अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक, ये हमारा 6वें का है, 6वें का क। ठीक, और 6वें क में अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि। ठीक, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हैबर विधि का निर्माण आप इस ढंग से करेंगे, ये चित्र बनाना पड़ेगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे इसे तैयार करके जाएंगे, ये जो 2023 के एक सेट छोड़कर किसी न किसी सेट में ये जरूर आएगा। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए जरा अगला है इसी में, यहां तक फिर 6वें का ख का अथवा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन, कोल्बे अपक्रिया, साइमन टीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। तो देखिए कोल्बे अपक्रिया यहां पर लिखा हुआ है, रायमन टीमन अपक्रिया यहां पर है। ठीक, और विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया यहां पर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। अब आ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न। सातवें नंबर प्रश्न है ये। ठीक, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तथा बूट्स फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण कराएंगे तो ये बनेगा, नाइट्रीकरण कराएंगे तो ये बनेगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और सल्फोनीकरण ये है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के साथ कराएंगे तो ये बनेगा। बूट फिटिंग अपक्रिया हमारा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बूट फिटिंग, फ्रीडल क्राफ्ट, ये हर साल लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 7वें का ख। 7वें का ख में ये है और इसका अथवा वाला क्वेश्चन, क्लीमेंसन अपचयन, बोल्ड क्रिश्चियन अपचयन, एलोल्ड संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, हेल्ड फोराड जैक्सन अपक्रिया। ठीक, तो इसमें से पांचों देखिए क्लीमेंसन अपक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद
बूर्ज फिटिंग अपचयन अपक्रिया के बारे में बताया गया, एलोल्ड संघनन अपक्रिया। तो इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आप एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आप रखिएगा दिमाग में, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, ये लास्ट में यही प्रश्न है। फिर यहाँ पे कैनिजारो अपक्रिया है। ठीक, ये समझ लो प्यारे बच्चों कि हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक, इसलिए और ये जो आप अमोनिया बनाने की हैबर विधि ना, ये तो लगातार मतलब किसी साल ऐसा नहीं होता जिसमें ना पूछे। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि ये जरूर आप काम करके जाइए। और जो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, कोर्स आपके डिमांड पर जो कोर्स लॉन्च किया गया, वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 101 रुपये में आप पा सकते हैं। 90 PDF मिलेगा 5 सब्जेक्टों के। ठीक, और इसे करने से आप 90+ फोड़ सकते हो। कास्ट इसकी बहुत कम है, तो आप 101 रुपये इसी नंबर पे गूगल पे या पेटीएम करने के बाद आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सारा PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।